नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है लुधियाना पंजाब से। पंजाब राज्य के लुधियाना जिले का पारा तब और ज्यादा बढ़ गया था जब सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड में हुई 11 करोड़ रुपए की डकैती की खबर फिजा में फैली थी। उस समय सुबह के 7 बज रहे थे जब सीएमएस के प्रबंधक प्रवीण कुमार ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी थी। सूचना सुनकर कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात एसआई सुशील के तो जैसे हाथ पांव ही फूल गए। सूचना थी ही ऐसी जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो सकता था। फौरन उन्होंने वायरलेस सेट के जरिए जिले के सभी थानों को सूचित कर दिया। वो इलाका थाना सराबा नगर के न्यू राजगुरु नगर में पड़ता था। न्यू राजगुरु नगर स्थित सीएमएस दफ्तर में हुई 11 करोड़ रुपए की डकैती की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह के भी जैसे होश उड़ गए। उन्होंने सबसे पहले जिले के सभी सीमाओं को सील करने का आदेश दिया ताकि बदमाश जिला छोड़कर भाग ना सके, क्योंकि 11 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। फिर बड़े पुलिस अफसरों के सवालों के जवाब देने में उन्हें मुश्किल हो सकती थी। जंगल में आग की तरह यह खबर जिले में फैल चुकी थी। सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड जो एटीएम मशीनों में रुपए रखने का काम करती है, उनके यहाँ रात 9 और 10 जून 2023 की रात को इस डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। डकैत कैश बॉक्स से 11 करोड़ रुपए लूटकर सीएमएस कंपनी की कैश वैन में रखकर फरार हो गए थे। हड़कंप मचा देने वाली ये खबर जिले से होते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी गौरव यादव तक पहुंच चुकी थी। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को आड़े हाथों लेते हुए अपनी नाराजगी जताई थी कि किसी भी कीमत पर घटना का जल्द से जल्द पर्दाफाश होना चाहिए और अपराधियों के मनोबल को धूल में देना होगा। मुझे जल्द से जल्द इसका सकारात्मक रिजल्ट चाहिए। मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए डीजीपी ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू को आदेश दिया कि लुधियाना की पूरी पुलिस फोर्स लगा दो। हर कीमत पर आरोपी पकड़े जाने चाहिए और रकम की भी रिकवरी होनी चाहिए। ये पुलिस की साख का सवाल है। हाई कमान से आदेश मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अपनी अनोखी कार्यशैली के लिए मशहूर तेज तर्रार ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर सौम्या मिश्रा और एडिशनल पुलिस कमिश्नर शुभम अग्रवाल के हाथों में कमान सौंप दी। इससे पहले जब घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए थाना सराबा नगर को मिली थी, तब इंस्पेक्टर अरविंद सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर चुके थे। उसके आधे घंटे के अंतराल में पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू, ज्वाइंट सीपी सौम्या मिश्रा, एडीसीपी शुभम अग्रवाल, सीआईए इंस्पेक्टर बेवंत जुनेजा, सीआईए इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे। उस समय सीएमएस ऑफिस जैसे पुलिस छावनी बन चुका था। इधर घटना की सूचना पाकर सुबह 6:30 बजे के करीब जब सीएमएस के मैनेजर प्रवीण कुमार दफ्तर पहुंचे थे तो उन्होंने मेन वार्ड के बाहर वाले कमरे में कर्मचारी हिम्मत सिंह और हरमिंदर के दोनों हाथ और पैर तथा मुंह पर टेप चिपके हालत में मिले थे। जल्दी जल्दी उन्होंने दोनों कर्मचारियों को बंधन से मुक्त कराते हुए मुंह के ऊपर से टेप हटाया। घबराहट के मारे उनकी सांसें तेज चल रही थी। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैनेजर प्रवीण कुमार हालत देखकर समझ गए कि मामला गंभीर है। उन्होंने हिम्मत सिंह और कुलवंत सिंह को ठंडा पानी पिलाया और उन्हें ढांढस बंधाया। थोड़ी देर बाद जब दोनों सामान्य स्थिति में आ गए तब दोनों ने उन्हें बताया कि रात के करीब 2 बज रहे थे जब दोनों कैश रूम में रुपए गिन रहे थे। कमरे के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बलवंत सिंह, परमदीन खान और अमर सिंह राइफल लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। अचानक से 8-10 नकाबपोश जिनके हाथों में असले थे दफ्तर के भीतर घुस आए और तीनों गार्डों को अपने असलों के बल पर बंधक बनाकर उनके हथियार छीन लिए। तीनों के हाथ पैर बांधकर उनकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंक दिया ताकि वो उनका विरोध ना कर सके। इसके बाद उन्होंने उन्हीं हथियारों के बल पर हमें बंधक बनाकर हमारे हाथ पैर रस्सियों से बांधकर हमें यहाँ फेंक दिया और बड़े सूटकेस में रुपए भरकर ले गए। उन लुटेरों के बीच से किसी महिला की आवाज आ रही थी जो उन्हें खून खराबा करने से मना करती हुई जल्दी जल्दी काम निपटाने का हुक्म दे रही थी। कर्मचारी हिम्मत सिंह और हरमिंदर सिंह से जानकारी जुटाने के बाद मैनेजर ने सीएमएस के सीनियर अधिकारी गोयल शेखावत को जानकारी देकर उन्हें दफ्तर पहुंचने का आग्रह किया था। इसके बाद मैनेजर प्रवीण कुमार ने थाना सराबा नगर पुलिस को फोन करके इस लूटकांड की जानकारी दे दी।
मैनेजर की तहरीर पर इंस्पेक्टर अरविंद सिंह ने आईपीसी की धारा 395, 342, 323, 506, 427, 120 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी थी। चूंकि मामला 11 करोड़ रुपए की डकैती से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी ताकि उनकी नजरों में कोई सबूत छूट न जाए जिससे अपराधियों को फायदा मिल सके। खैर, पुलिस सीएमएस दफ्तर के चप्पे चप्पे को खंगालने में जुटी हुई थी। पड़ताल के दौरान पता चला था कि बदमाश अपने साथ सीसीटीवी की डीवीआर ले गए थे। दफ्तर में घुसते ही बदमाशों ने सबसे पहले सायरन वाले सेंसर तार को काट दिया था ताकि वो बज ना सके। अगर सायरन बजता तो बदमाश अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने घुसते ही सायरन के तार को काट दिया था। पुलिस को एक बात बहुत देर से परेशान कर रही थी कि बदमाशों को कैसे पता चला था कि कंपनी में सेंसर तार कहाँ लगा है, उसे ही पहले क्यों काटा। इसका मतलब शीशे के समान साफ है कि कंपनी का कोई कर्मचारी बदमाशों से मिला हुआ है। उसी की मुखबिरी से इतनी बड़ी घटना घटी। वो गद्दार, वो आस्तीन का सांप कौन है, ये जांच का विषय था। पुलिस ने पीड़ित कर्मचारियों हिम्मत सिंह और कुलवंत सिंह से पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। जो 11 करोड़ रुपए लूट की बात कही जा रही थी, लूट वाली रकम इतनी थी ही नहीं। दरअसल कंपनी के कैश चेस्ट में कुल 11 करोड़ रुपए संग्रह हुए थे। 7 करोड़ एक जगह और दूसरी जगह 4 करोड़ रखे थे। कर्मचारियों के बयानों के मुताबिक कुल रुपए 2 अलग अलग जगहों पर रखे गए थे। बदमाशों ने 11 करोड़ रुपए नहीं लूटे, बल्कि वे अपने साथ बड़े बैग में 7 करोड़ रुपए लेकर भागे थे। पुलिस पड़ताल के दौरान 4 करोड़ रुपए मौके से बरामद कर लिए गए, जो खुले हुए कैश बॉक्स में रखे हुए थे। इतनी बड़ी रकम जिस बेपरवाह तरीके से रखी गई थी, घटनास्थल चीख चीख कर गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। यानी कंपनी के ही किसी नमक हराम ने बदमाशों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया अथवा दिलवाया था। वो गद्दार कौन हो सकता है? पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर 3 सिक्योरिटी गार्डों अमर सिंह, बलवंत सिंह और परमदीन खान को हिरासत में ले लिया, क्योंकि जब इनके पास हथियार थे तो फायरिंग क्यों नहीं की। ये जांच पड़ताल करते करते दोपहर के 12 बज गए थे। तभी पुलिस को सूचना मिली कि लुधियाना के मोगा रोड पर मुल्लापुर दाखा गांव पंडोरी में एक कैश वैन लावारिस हालत में खड़ी पड़ी है। उसका पीछे का दरवाजा टूटा हुआ है और उसमें 2 हथियार भी पड़े हैं, जिन पर सीएमएस लिखा है, जिसका नंबर है PB 10 JA 7109। सूचना मिलने के बाद इंस्पेक्टर अरविंद सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने वैन की गहरी छानबीन की। उसका पिछला दरवाजा टूटा पड़ा था और उसके अंदर 2 हथियार पड़े थे। इंस्पेक्टर अरविंद सिंह ने इसकी जानकारी सीपी मनदीप सिंह सिद्धू को दी। थोड़ी देर बाद जिले के तमाम पुलिस अफसर, एफएसएल टीम और मीडिया मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस अब इस बात की खोजबीन करने में जुट गई थी कि बदमाश वाहन यहीं क्यों छोड़कर फरार हुए, किन किन रास्तों से होती हुई ये वैन यहां तक पहुंची। पुलिस ने जहां जहां संभावना थी वहां के सीसीटीवी की फुटेज खंगाली, मगर फुटेज में इसकी कहीं तस्वीर नहीं दिखी थी। इससे पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि बदमाशों ने राष्ट्रीय राजमार्ग इस्तेमाल करने के बजाय गांव के रास्तों का इस्तेमाल किया था, ताकि पुलिस उन तक किसी भी कीमत पर नहीं पहुंच सके। कुल मिलाकर इस घटना ने पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया था। पूरे दिन की जांच का कोई खास नतीजा नहीं निकला था। मतलब ये था कि पुलिस जांच जहां से चली थी वहीं आकर खड़ी थी। अगले दिन यानी 11 जून 2023 को पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। सीएमएस कंपनी में करीब 300 कर्मचारी काम करते थे। पुलिस ने सभी कर्मचारियों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक घटना का खुलासा नहीं हो जाता तब तक कोई भी कर्मचारी ना तो छुट्टी करेगा और ना ही शहर छोड़कर बाहर जाएगा। ऐसे में कंपनी का एक पुराना कर्मचारी मनजिंदर सिंह उर्फ मनी काम पर नहीं आया और घटना वाले दिन भी घर पर नहीं था, और तो और उसका फोन भी बंद आ रहा था। प्रबंधक प्रवीण ने इसकी जानकारी एडिशनल पुलिस कमिश्नर शुभम अग्रवाल को दे दी थी। एडिशनल सीपी अग्रवाल ने इंस्पेक्टर सिंह को उस पर कड़ी नजर रखने की सख्त हिदायत दी, क्योंकि कंपनी में घटित घटना के बाद से उसका हाव भाव कुछ अलग तरीके का ही दिख रहा था। ये बात मैनेजर प्रवीण को पता नहीं क्यों अजीब लग रही थी, इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। अब तक की जांच में पुलिस के शक की सुई बार बार वहीं जाकर टिक जा रही थी जहां से संदिग्ध हालत में
सीएमएस की कैश वैन बरामद की गई थी। पुलिस को अनुमान था कि लूटकांड से जुड़े लुटेरे इसी इलाके के इर्द गिर्द होंगे या छिपे होंगे। उसके बाद पुलिस ने उस इलाके के चारों ओर अपने मुखबिरों का जाल फैला दिया। इसका सकारात्मक रिजल्ट पुलिस को मिला भी। मुखबिरों द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि कैश वैन बरामद स्थल से करीब 5 किलोमीटर की रेंज में कुछ लुटेरों की हलचल दिखी है। अगर जल्दी की जाए तो लुटेरे काबू में किए जा सकते हैं। मुखबिर की इस सूचना के बाद पुलिस और ज्यादा सक्रिय हो गई थी और सादे वेश में जगरांव गांव में चारों तरफ फैल गई थी। मुखबिर की निशानदेही पर गांव के बाहर झुरमुट में 2 युवक छिपे दिखे तो पुलिस ने दोनों युवकों की, जिनकी उम्र 25 से 30 साल के करीब थी, उनको हिरासत में ले लिया। उनसे मौके पर ही कड़ाई से पूछताछ शुरू की गई, क्योंकि खबरी ने पुलिस को पक्की जानकारी दी थी कि लूटकांड के 2 आरोपी इस जगह पर छिपे बैठे हैं और उनके पास बड़ी रकम भी मौजूद है, जिसे काले रंग के पॉलिथीन में रखकर एक गड्ढे के भीतर छिपा रखा है। कड़ाई से की गई पूछताछ में दोनों युवकों ने अपना नाम मनदीप सिंह उर्फ विक्की और हरविंदर सिंह उर्फ लंबू बताया। दोनों युवक कोठे हरसिंह गांव के थे। पुलिस ने दोनों पर जब थोड़ी लगाम और कसी तो उन्होंने डर के मारे ऐसे राज उगल दिए, जिसे सुनकर पुलिस वाले ऐसे उछल पड़े जैसे उन्होंने बहुत बड़ी जंग फतेह कर ली हो। पुलिस के सामने विक्की और लंबू दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा उठे और उन्होंने कहा कि हमें मारना मत, हम सब सच सच बता देंगे। उसके बाद दोनों में से एक, विक्की ने गड्ढा खोदकर उसमें छिपाकर रखे काले रंग की 2 पॉलिथीन निकालकर उनकी ओर बढ़ा दी। पुलिस वालों ने जल्दी जल्दी पॉलिथीन खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। दोनों पैकेट में 500-500 रुपए की गड्डियां थी। ये वही रकम थी जो 2 दिन पहले सीएमएस कंपनी में डकैती के दौरान उन्होंने लूटी थी। एक पैकेट में 500 रुपए के 10 बंडल तो दूसरे पैकेट में 500 रुपए के 15 बंडल थे। हर एक बंडल में 5 लाख रुपए थे, जो प्लास्टिक की रस्सी से अलग अलग बंधे हुए थे। ये कुल रकम 1 करोड़ 25 लाख रुपए की हो रही थी, जिसमें 75 लाख रुपए लंबू के थे और 50 लाख रुपए विक्की के। मतलब खबरी ने पुलिस को जो सूचना दी थी वो 100% पक्की थी। 7 करोड़ रुपए लूट के असल आरोपी पुलिस के हत्थे लग चुके थे। ये देख पुलिस की खुशी का ठिकाना नहीं था। पुलिस रुपए से भरे पैकेट और दोनों आरोपियों को अपने कब्जे में लेकर सराबा थाने ले आई। दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ शुरू की तो 7 करोड़ डकैती का पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। लेकिन पुलिस ने इस बात को अति गोपनीय ही रखा ताकि मामला लीक ना हो सके, नहीं तो बाकी के आरोपी फरार हो सकते थे। खैर, इंस्पेक्टर अरविंद सिंह ने लूटकांड के 2 आरोपियों को 1.25 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार करने और मामले का खुलासा होने की सूचना कप्तान मनदीप सिंह सिद्धू को दी तो वे खुशी से उछल पड़े। इसके बाद उन्होंने उन्हें कुछ खास हिदायत दी और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर सौम्या मिश्रा और एडिशनल पुलिस कमिश्नर शुभम अग्रवाल को आरोपियों से आगे की पूछताछ के लिए थाने भेज दिया। अपने कप्तान का आदेश पाकर दोनों अधिकारी थाने पहुंचकर गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों विक्की और लंबू से कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो पूरा मामला परत दर परत खुलता गया। पूछताछ में विक्की और लंबू ने बताया कि लूटकांड की मास्टरमाइंड मनदीप कौर उर्फ मोना उर्फ डाकू हसीना है। उसी के इशारे पर यह डकैती डाली गई थी। मोना का साथ सीएमएस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी मनजिंदर सिंह उर्फ मनी ने दिया था। इसके अलावा 6 और लोग घटना में शामिल थे। पुलिस का शक पहले से ही मनजिंदर सिंह पर था। उसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर अब्बूवाल से मनजिंदर सिंह उर्फ मनी को गिरफ्तार कर उससे 1.5 करोड़ रुपए, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा को गिरफ्तार कर उसके पास से 25 लाख रुपए, नरेंद्र सिंह उर्फ हैप्पी को गिरफ्तार कर उससे 25 लाख रुपए और हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से 25 लाख रुपए कैश बरामद किए। उन चारों से पूछताछ के बाद पता चला कि अरुण कुमार कोच नामक एक और आरोपी के घर के पास खड़ी क्रूज गाड़ी में 2 करोड़ 25 लाख रुपए रखे हैं। पुलिस इनकी निशानदेही पर क्रूज गाड़ी और उसमें से 1 करोड़ 55 लाख रुपए ही बरामद कर सकी थी। कार का शीशा तोड़कर किसी ने 70 लाख रुपए गायब कर दिए थे। 6 आरोपियों से पुलिस ने कुल 5 करोड़ 700 रुपए बरामद किए थे। इन 6 के अलावा 5 और आरोपी मनदीप कौर उर्फ मोना उर्फ डाकू हसीना, उसका पति जसविंदर सिंह, अरुण कुमार कोच, आदित्य कुमार उर्फ नन्नी और गौरव कुमार उर्फ गुलशन अभी भी पुलिस की पकड़ से बहुत दूर थे। इन आरोपियों के पास कितनी नकदी है किसी को पता नहीं था। अलबत्ता पुलिस कमिश्नर सिद्धू ने मास्टरमाइंड मनदीप कौर और उसके पति को गिरफ्तार करने के लिए सीआई के प्रभारी जुनेजा और इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह को लगा दिया था।
इस टीम ने बड़ी सूझबूझ के साथ घटना के 90वें दिन यानी 19 जून 2023 को उत्तराखंड के श्री हेमकुंड साहिब दरबार के बाहर से डाकू हसीना और उसके पति जसविंदर को उस समय गिरफ्तार किया जब फ्रूटी लंगर में खड़े होकर वे फ्रूटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे थे। दोनों के फोटो मोबाइल में कैद कर लिए और कप्तान सिद्धू के पास भेजकर दोनों के फोटो को वेरीफाई करा लिया। भेजे गए फोटो से दोनों की तस्दीक हो गई कि फोटो मनदीप कौर उर्फ डाकू हसीना और उसके पति जसविंदर कौर की है। फिर क्या था, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उत्तराखंड से पंजाब ले आई। तलाशी के दौरान मनदीप के पास से 12 लाख रुपए और उसके पति के पास से 1 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। वे अपनी कार में रुपए रखकर साथ साथ घूम रहे थे। मनदीप ने प्रार्थना की थी कि यदि वह अपने इरादे में सफल हुई तो हरिद्वार, केदारनाथ और श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करेगी। इसलिए डकैती के बाद वो धामों का दर्शन करने गई थी, जो पकड़ी गई। खैर 20 जून 2023 को पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सामने लुटेरों को पेश कर उनके पास से बरामद कुल 6 करोड़ 96 लाख रुपए की रिकवरी दिखाई। उसके बाद सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर लुधियाना के ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल भेज दिया गया। सभी आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद पुलिस द्वारा जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार निकली। 30 साल की मनदीप कौर उर्फ मोना उर्फ डाकू हसीना मूल रूप से लुधियाना के डेहलों की रहने वाली थी। 3 भाई बहनों में वो बीच की थी। उससे बड़े भाई का नाम काका और सबसे छोटे भाई का नाम हरप्रीत सिंह था, जो 18 साल का था। कुलवंत कौर मनदीप की मां का नाम है। उसके पिता की काफी समय पहले मौत हो चुकी थी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मनदीप के जीवन के अतीत के पन्ने तंगहाली की काली रोशनाई से लिखे गए थे। पिता का साया सिर से उड़ जाने के बाद तीनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी कुलवंत कौर के कंधों पर आ गई थी। तब बच्चों की उम्र 8 से 12 साल के बीच की रही होगी। कुलवंत के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। बच्चों की परवरिश कैसे करे समझ नहीं पा रही थी। उसे जब कुछ नहीं सूझा तो उसने घरों में बर्तन मांजने का काम किया। उस कमाई से जो पैसे मिलते थे उसे बच्चों की परवरिश, उनकी शिक्षा और खाने में खर्च कर देती थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़ा बेटा काका बहुत समझदार और मेहनती था। लोगों के घरों में माँ को जब जूठन साफ करते देखता तो उसे बहुत बुरा लगता था। फिर वो इस लायक भी नहीं था कि माँ को घर में बैठाकर उसे अच्छी जिंदगी दे सके। वो कसमसा कर रह जाता था। मनदीप भी छोटी थी। वो भी घर की माली हालत को देखकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाती थी। छोटी होने के साथ साथ उसके मखमली सपने थे। शहजादियों की तरह रहना चाहती थी। महंगी और चमचमाती लग्जरी कारों में घूमना चाहती थी। लजीज और शाही पकवान हर दिन खाना चाहती थी, जो उसके लिए सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। घर की गरीबी और तंगहाली देखकर मोना ऊब चुकी थी। वो सोचा करती थी कि कैसे गरीबी नामक डायन से पीछा छूटेगा। वो कब मालामाल होगी, कब वो नोटों के बिस्तर पर सोएगी। ये सवाल उसके लिए सवाल बनकर ही रह गया था। उत्तर की तलाश पे मृग बनी फिर रही थी वो। मोना बला की खूबसूरत थी। उसके अंग अंग से जवानी की खुशबू फूट रही थी। शरीर का अंग अंग विकसित हो चुका था। दीवानों की कतारें लग चुकी थी। मोना ऐसे किसी भी मंचले को दिल नहीं देना चाहती थी जो उसे बीच मझधार में छोड़ जाए। दिल तो उसे देना चाहती थी जो उसे माल भी खिलाए और उसकी डूबती नैया को भी पार लगाए। इस दौरान मोना ने एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी कर ली थी। उस नौकरी से वो अपना खर्चा निकाल लेती थी। 4 पैसे जब उसके हाथ में आने लगे तो उसके पांव बहकने लगे। घर से कई कई दिनों तक वो गायब रहती थी। इस दरमियान वो कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, क्या काम करती थी, घर वालों को कुछ भी नहीं बताती थी। मोना के इस काम से बड़ा भाई काका बहुत दुखी और परेशान रहता था। घर परिवार की इज्जत की दुहाई देकर वो उसे समझाता भी था, डांटता भी था, लेकिन माँ भाई के डांट का उस पर कोई असर नहीं होता। बेटी के पैरों में जंजीर डालने और उसे सुधारने के लिए माँ ने बरनाला के रहने वाले जसविंदर सिंह के साथ उसकी शादी करा दी। ये शादी फरवरी 2023 में हुई थी। बाद में पता चला कि मोना की ये तीसरी शादी थी। इससे पहले वो 2 शादियां पहले भी कर चुकी थी। दूसरे पति के खिलाफ उसने लुधियाना की कोर्ट में रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। ये बात उसका तीसरा पति जसविंदर सिंह भी जानता था। मोना ने कब और कैसे पहले 2 शादियां की थी, पुलिस इसकी अलग से जांच कर रही है। मुकदमे की पैरवी करने मोना खुद बरनाला से लुधियाना आती थी तो कभी कभी पति जसविंदर के साथ
तो कभी छोटे भाई हरप्रीत सिंह के साथ आती थी, जो मोना की शादी के बाद से ही उसकी ससुराल बरनाला में रहता था। समय के साथ मोना के पास पैसे आते रहे। महंगा मोबाइल रखना उसका शौक था। वो अपने पास रखती भी थी और अपने भाइयों को महंगे मोबाइल देती। बहन की तरह उसका भाई हरप्रीत भी गजब का शातिर बन चुका था। मोना जल्द से जल्द अमीर बन जाना चाहती थी। इसके लिए साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाने के लिए तैयार रहती थी। इसके शातिरपने का नमूना तो देखिए, उसके घर पैसे लेने वालों के चक्कर लगते रहते थे। आए दिन दुकानदार या बैंक वाले किसी न किसी मामले को लेकर विवाद करते रहते थे। मोना कभी फ्रिज, एलसीडी या कोई भी घरेलू सामान दुकानों से किस्तों पर खरीद लाती थी। एक दो किस्त देने के बाद पैसे नहीं देती थी। कई बार तो कुछ लोग घर से सामान तक उठाकर ले जाते थे। छोटे मोटे खेल खेल कर मोना ऊब चुकी थी। वो एक बारगी लंबा हाथ मारकर रातों रात अमीर बन जाना चाहती थी। उसी दौरान उसके दिमाग में एक विचार आया। वो विचार उसके साथी का था, जो डेहलों में पुराने उसके घर के पास वाले मकान में रहता था। उसका नाम था मनजिंदर सिंह। मनजिंदर सिंह उर्फ मनी सीएमएस कंपनी में नौकरी करता था। ये बात मोना जानती थी। मोना के दिमाग में एक जबरदस्त प्लान था। चूंकि वो मुकदमे के सिलसिले में अक्सर लुधियाना आती रहती थी, इस दौरान मनी से मिलने सीएमएस कंपनी भी जाती थी। ये कंपनी विभिन्न एटीएम में रुपए भरने का काम करती थी। उसने अपना प्लान जब मनी को बताया तो डर के मारे वो कांप उठा। प्लान ये था, जब कंपनी में बड़ी रकम इकट्ठा होवे तब लूट की जाए। ऐसा करने पर एक बार में सभी की तकलीफें दूर हो सकती है। इन रुपयों से सुख की जिंदगी खरीदी जा सकती है। मनजिंदर ने पहले तो ना नुकुर किया, फिर वो लालच में मोना की प्लानिंग में शामिल हो गया। लेकिन दो लोगों के बस का करोड़ों रुपए लूटना नहीं था। उन्हें इसके लिए और बंदों की जरूरत थी। तब मोना और मनजिंदर ने अपने विश्वासपात्र 9 और लोगों को प्लान में शामिल कर लिया। इसके अलावा प्लान में जो 9 लोग थे, उनके नाम मनदीप सिंह, हरविंदर सिंह, परमजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, नरेंद्र सिंह, जसविंदर सिंह, अरुण कुमार कोच, आदित्य कुमार और गुलशन थे। जब लूट के लिए सभी विश्वासपात्र इकट्ठा हो गए तो इसकी आगे की प्लानिंग की गई। वो महीना था फरवरी और तारीख थी 23। मोना इतनी शातिर थी कि जुम्मा शादी हुए हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि पति जसविंदर को भी अपनी हुस्न के जाल के दलदल में उतार लिया था। खैर 5 महीने तक लूट की योजना बनती रही। घटना को अंतिम रूप देने के लिए 9 जून 2023 शुक्रवार दिन तय किया। इसके पीछे खास वजह यह थी कि इस दिन रुपयों का कलेक्शन ज्यादा होता था, क्योंकि शनिवार और रविवार छुट्टी होती थी। एटीएम में पैसे डालने का काम नहीं होता था, इसलिए शुक्रवार का दिन चुना गया। 9 जून को सभी लुटेरे जगराओं में इकट्ठा हुए। समय शाम के 6 बजे के आसपास का रहा होगा। करीब 3 घंटे तक आपस में मीटिंग हुई। अंत में गिरोह 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, जिसमें तय हुआ कि एक पार्टी को मोना उर्फ डाकू हसीना अपना नेतृत्व देगी। वो अपनी क्रूज कार में जसविंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, अरुण कुमार कोच, आदित्य और गुलशन को बैठाकर पीछे वाले रास्ते से कार लेकर जाएगी, जबकि दूसरी पार्टी का नेतृत्व मनजिंदर सिंह उर्फ मनी को सौंपा गया। उसके साथ में हरविंदर सिंह, मनदीप सिंह, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा और नरेंद्र सिंह लगाए गए। उन्हें 2 बाइकों पर सवार होकर आगे के रास्ते से सीएमएस पहुंचना था। पते की बात तो ये थी कि ये इतने शातिर थे कि पकड़े जाने के डर से कोई भी अपना मोबाइल अपने पास नहीं रखा था। मीटिंग खत्म करने के बाद खुद मोना ने कार की ड्राइविंग सीट संभाली और उसके बगल में जसविंदर सिंह बैठा। बाकी तीनों पीछे की सीट पर बैठे। सबने अपना चेहरा नकाब से पूरी तरह ढक रखा था। तो मनजिंदर सिंह और बाकी साथी बाइक से निकले। इन सभी ने सुनसान रास्ते का इस्तेमाल किया था, जहां स्ट्रीट लाइटें कम थी। मनजिंदर और उसके चारों साथी आगे के रास्ते से सीएमएस के दफ्तर में घुसे, तो मोना दफ्तर में पीछे के रास्ते साथियों के साथ घुसी थी। मनजिंदर को पता था कि सेंसर सिस्टम कहाँ है, इसलिए सबसे पहले उसने सेंसर सिस्टम की वायर काटी ताकि कोई अलार्म ना बज सके। उसके बाद ये सभी पीछे के रास्ते से ही अंदर दाखिल हुए। उन्होंने पहुंचते ही सबसे पहले सो रहे तीनों सुरक्षा कर्मचारियों अमर सिंह, बलवंत सिंह और परमदीन खान को बंधक बनाया। उनके हथियार छीन लिए, जिसके बाद डीवीआर और सायरन के सभी तार और सामान समेट लिया। उसके बाद मनजिंदर और जसविंदर कैश गिनने वाले कमरे में दाखिल हुए, जहां 2 कर्मचारी हिम्मत सिंह और हरमिंदर सिंह कैश गिन रहे थे। हथियारों की नोक पर दोनों ने उन पर काबू किया, तो मोना, हरप्रीत, विक्की, लंबू, नन्नी और अरुण कोच 2 नीले रंग के बड़े बैग में नोट भरने का काम करते रहे।
ये खेल रात 2 बजे से 5 बजे तक चला। जब दोनों बैग रुपयों से भर गए तो उन्होंने सीएमएस कंपनी की कैश वैन संख्या PB10JA 7109 में रुपए भरे और खुद मनजिंदर सिंह चौहान वैन को ड्राइव कर गांव के रास्ते होते हुए फरार हो गए। तो अपनी कार में मोना अपने साथियों को साथ लेकर और बाकी अपनी बाइक पर फरार हो गए। सभी लुटेरे वहीं पहुंचकर इकट्ठा हुए जहां मीटिंग की थी। एक बैग के रुपए आपस में काम के हिसाब से बांट दिए गए, जबकि दूसरे बैग के नोट मोना ने अपनी क्रूज गाड़ी में रखकर अरुण कोच के घर के पास खड़ी कर पति के साथ फरार हो गई। सभी आरोपी जानते थे कि सुबह तक ये घटना जंगल में आग की तरह फैल जाएगी, इसलिए रुपए लेकर वे सभी अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन कैश वैन की बरामदगी, उसमें लगे GPS और गुप्त कैमरों ने मनजिंदर का ट्रेस होना और मुखबिर की सक्रिय भूमिका से लूट का पूरा खुलासा हो गया और लूट की रकम भी बरामद कर ली गई। अंत में सीएमएस के प्रबंधक के बयान ने लूट की रकम को उलझा दिया। तीसरी बार अपने बयान में मैनेजर प्रवीण ने कहा कि लूट की रकम 7 करोड़ नहीं बल्कि 8 करोड़ 49 लाख थी, जिसमें से 7 करोड़ 14 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली गई है, जबकि अभी भी 1 करोड़ 37 लाख रुपए बरामद करना शेष है। इस कहानी में एक लोचा तब आ गया था जब क्रूज कार अरुण के घर के बाहर खड़ी थी। अरुण के साथी नीरज को इस घटना के बारे में पता चल चुका था और उसने मुंह बंद रखने के लिए अपना हिस्सा मांगा, तो अरुण ने कुछ भी देने से मना कर दिया। इस पर नीरज अपने साथियों के साथ कार का शीशा तोड़कर 70 लाख रुपए उसमें से चुरा लिए थे। वे चारों भी चोरी के रकम के साथ पकड़े जा चुके थे। इस तरह से इस घटना में कुल 16 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। जांच के दौरान पुलिस ने मोना के घर से उसकी बिना नंबर वाली स्कूटी बरामद की थी। उसकी डिक्की में बड़ी मात्रा में सिरिंज बरामद हुई। पुलिस इससे अनुमान लगा रही है कि मोना ड्रग भी लेती होगी या किसी को देती होगी। इसे भी पुलिस ने अपनी जांच में शामिल कर लिया है। खैर, घटना का खुलासा करने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।